नमस्कार। आज हम भारत अमेरिका संबंधों में आए एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने जा रहे हैं। जी। खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो हाल में हुआ है वो काफी नाटकीय रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई सारे लेख हैं, विश्लेषण हैं, नोट्स हैं जो इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालें और समझें कि ये जो कुछ महीने पहले तक इतना तनाव दिख रहा था वो अचानक से नरमी में कैसे बदल गया। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। ये वाकई एक दिलचस्प घटनाक्रम है, क्योंकि जैसा आपने कहा कुछ हफ्ते पहले तक तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। हाँ बिल्कुल। दोनों देशों के बीच व्यापार नीतियों को लेकर, टैरिफ्स को लेकर, और फिर भारत जो रूस से तेल खरीद रहा था, उस मुद्दे पर काफी तल्खी थी। अमेरिका की तरफ से न सिर्फ सख्त बयान आ रहे थे, बल्कि वो आर्थिक दबाव वाले कदम भी उठाए जा रहे थे। हाँ। तो ऐसे माहौल में राष्ट्रपति ट्रंप का यूं अचानक से रुख बदलना और बातचीत का न्योता देना, प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छा मित्र कहना, ये यकीनन ध्यान खींचता है। हाँ, ये बहुत अच्छा मित्र वाली बात तो बिल्कुल नहीं थी उस समय। जी। तो इस बदलाव के पीछे क्या है, इसकी परतें खोलना जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार तक नहीं है। इसका असर आप देखें तो क्षेत्रीय और वैश्विक भूराजनीति पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल। तो उसी तनाव वाले दौर से ही शुरू करते हैं। थोड़ा याद करें अगर पिछले कुछ महीनों का माहौल तो काफी गर्मा गर्मी थी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय सामानों पर जो आयात शुल्क है, मतलब टैरिफ, वो बढ़ा दिए थे। पहले 25% थे, फिर उन्हें बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा कदम था, बहुत बड़ा। इसका असर तो भारतीय निर्यातकों पर पड़ना लाजमी था। बिल्कुल, पड़ भी रहा था। और सिर्फ यही नहीं, भारत चूंकि रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था, उस पर भी नाराजगी दिखाते हुए अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने की बात हुई थी। हाँ, ये भी कहा गया था। तो मतलब आर्थिक मोर्चे पर दबाव साफ दिख रहा था। हाँ, और ये सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं था, इसके साथ वो तीखी बयानेबाजी भी चल रही थी। हाँ, वो तो थी ही। व्हाइट हाउस के एक प्रमुख व्यापार सलाहकार है पीटर नवारो, उनके बयान तो काफी सुर्खियों में रहे थे। हाँ, मैंने भी पढ़े थे। काफी सख्त भाषा थी, बहुत ज्यादा। उन्होंने भारत के लिए बहुत ही सख्त भाषा का इस्तेमाल किया, यहां तक कह दिया कि भारत क्रेमलिन का मनी लॉन्ड्रोमैट बन गया है। ओह। यानी रूस के पैसे को सफेद करने में मदद कर रहा है, क्योंकि भारत रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके बेच रहा था और शायद मुनाफा कमा रहा था। ये उनका आरोप था। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। जी हाँ, बहुत गंभीर। और बात यहीं रुकी नहीं थी शायद। नहीं, नवारो ने भारत को टैरिफ का महाराजा ऑफ टैरिफ्स तक कह दिया। अच्छा। मतलब कि भारत खुद बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, ये उनका तर्क था। और साथ में एक चेतावनी भी दी थी कि अगर भारत अमेरिकी मांगों को नहीं मानता, खासकर वो रूसी तेल खरीदने के मामले में, तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। बाप रे, इस तरह की भाषा तो आमतौर पर कूटनीति में इस्तेमाल नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसने रिश्तों में काफी कड़वाहट घोल दी थी। ऐसा लग रहा था कि टकराव शायद और बढ़ सकता है। निश्चित रूप से ये जो बयान थे और ये जो टैरिफ थे, ये सब एक कह सकते हैं सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगते थे। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। अमेरिका भारत पर एक तरह से बहुआयामी दबाव बना रहा था, आर्थिक भी और कूटनीतिक भी। हाँ। मकसद साफ था, भारत को अपनी ऊर्जा नीति बदलने पर मजबूर करना, रूस के साथ उसके जो व्यापारिक संबंध हैं उनको सीमित करना, और शायद व्यापार से जुड़े कुछ और मुद्दों पर भी अपनी शर्तें मनवाना। ये अमेरिका फर्स्ट नीति का एक तरह से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। सही बात। जहां अमरीकी हितों को सबसे ऊपर रखा जा रहा था, भले ही उसके लिए एक अहम साझेदार पर ही क्यों न दबाव बनाना पड़े। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसे किसी फिल्म में सीन बदलता है, 9 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप का एक ट्वीट आता है, या कहें ट्रूथ सोशल पर, जो उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर एक पोस्ट आता है। जी। उसमें वो लिखते हैं, मैं खुशी से घोषणा करता हूं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को संबोधित करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। मैं अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से आगामी सप्ताहों में बात करने के लिए उत्सुक हूं। हाँ, ये तो बिल्कुल पलट गया मामला। बिल्कुल। पहले की बातों से एकदम उलट, जो कल तक चेतावनी दे रहे थे, वो आज दोस्ती और बातचीत की बात कर रहे थे। यहीं पर मामला सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये 180 डिग्री का मोड़ कैसे आया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसे अचानक बदलाव के पीछे शायद ही कोई एक वजह होती है। अक्सर कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। हाँ, ये तो है। यहां भी ऐसा ही लगता है।
पहली और शायद सबसे तात्कालिक वजह हो सकती है आर्थिक दबाव का उल्टा असर। मतलब ये कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो भारतीय निर्यातकों पर असर पड़ा, नौकरियों पर खतरा मंडराया, ये तो ठीक है। हाँ, लेकिन शायद इसका कुछ असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा हो, या फिर ये डर हो कि ज्यादा दबाव बनाने से भारत जैसा बड़ा बाजार हाथ से निकल सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। और देखिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ये जो 50% टैरिफ हैं, अगर ये लंबे चले तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ½ % कम हो सकती है। ये तो बड़ी बात है। ये भारत के लिए तो चिंता की बात थी ही, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये अच्छी खबर नहीं थी। तो हो सकता है अमेरिकी प्रशासन को भी ये महसूस हुआ हो कि हद से ज्यादा दबाव शायद उल्टा पड़ सकता है। ये तो हुई आर्थिक वाली बात। क्या भू राजनीति मतलब जियोपॉलिटिक्स ने भी कोई रोल निभाया इसमें? हाँ, और ये शायद ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। अच्छा, कैसे? हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन हुआ था। हाँ, हुआ था। SCO एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसमें चीन और रूस प्रमुख सदस्य हैं, और भारत भी उसका सदस्य है। जी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और खासकर उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हाथ मिलाते हुए जो तस्वीरें आईं, हाँ, वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। बिल्कुल, उसने शायद वॉशिंगटन में कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर किया हो। मतलब अमेरिका को ये सिग्नल गया कि अगर वो भारत पर ज्यादा दबाव डालेगा तो भारत के पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं, जैसे चीन और रूस। बिल्कुल, ये एक तरह का कूटनीतिक संकेत हो सकता है। आप देखिए, अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर देखता है। हाँ, क्वाड का भी सदस्य है भारत। जी बिल्कुल, क्वाड जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, उसका भी एक अहम सदस्य है। तो अगर भारत चीन और रूस के ज्यादा करीब जाता हुआ दिखता है, तो ये अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए एक झटका होगा। ये बात तो सही है। तो हो सकता है कि SCO की उन तस्वीरों ने ट्रंप प्रशासन को ये याद दिलाया हो कि भारत को साथ रखना उनके अपने रणनीतिक हितों के लिए कितना जरूरी है, और शायद इसी वजह से व्यापार वाले मोर्चे पर थोड़ी नरमी दिखाने का फैसला किया गया हो। तो यहाँ मतलब अर्थशास्त्र और भू राजनीति दोनों का खेल है। हाँ बिल्कुल, दोनों का दिलचस्प गठजोड़ साफ दिख रहा है। और भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई ट्रंप के इस बदले हुए रुख पे? क्या उन्होंने कुछ कहा? हाँ, भारत ने भी तेजी से और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अगले ही दिन 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने X पर, जो पहले ट्विटर था, जवाब दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका करीबी मित्र और स्वाभाविक साझेदार, नेचुरल पार्टनर्स हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि व्यापार पर होने वाली बातचीत दोनों देशों की साझेदारी की असीमित क्षमता, अनलिमिटेड पोटेंशियल को सामने लाएगी। अच्छा, मतलब भाषा काफी सकारात्मक थी। जी बिल्कुल, सुलह की तरफ इशारा कर रही थी। यहाँ एक बात मुझे याद आ रही है, जब ये तनाव चल रहा था और वो पीटर नवारो जैसे लोग इतनी तीखी बातें कह रहे थे, तब भारत सरकार की प्रतिक्रिया काफी संयमित रही थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने व्यक्तिगत हमलों का जवाब नहीं दिया था। नहीं दिया, और ये भारत की विदेश नीति के खास पहलू को दिखाता है, जिसे अक्सर रणनीतिक परिपक्वता, स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी कहा जाता है। भारत ने नवारो के बयानों पर सीधे उलझने से परहेज किया, साथ ही जो उसकी मुख्य नीतियां थीं, जैसे रूस से तेल खरीदना, उस पर वो कायम रहा, अमेरिकी दबाव के बावजूद। हाँ, वो तो जारी रखा उन्होंने। जी, अमेरिका चाहता था कि भारत अपने कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील बाजारों को और ज्यादा खोले, लेकिन भारत ने उस दबाव का भी विरोध किया। अच्छा, ये सब भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की नीति के अनुरूप है। इसका क्या मतलब है, रणनीतिक स्वायत्ता? इसका मतलब है कि भारत किसी एक पावर ब्लॉक के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर स्वतंत्र फैसले लेना चाहता है। अच्छा, तो इस पूरे मामले में भारत ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो दबाव में नहीं झुकेगा, लेकिन बातचीत के लिए तैयार है अगर सम्मानजनक तरीके से हो। ये दिलचस्प है। अच्छा, व्यापार के आंकड़ों का जिक्र बार बार आता है इस पूरे तनाव में। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार सिर्फ वस्तुओं का लगभग $129 बिलियन था। जी, और अमेरिकी पक्ष का कहना था कि इसमें उन्हें भारत के साथ करीब 45.8 बिलियन का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। हाँ, ये आंकड़ा ट्रंप प्रशासन अक्सर इस्तेमाल करता था। बिल्कुल, और इसी घाटे को आधार बनाकर वो टैरिफ लगाने को सही ठहराते थे। लेकिन क्या ये घाटे वाली बात पूरी कहानी कहती है? यहीं पर एक और दिलचस्प परत खुलती है।
एक भारतीय थिंक टैंक है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। हाँ। उन्होंने एक विश्लेषण पेश किया जो इस व्यापार घाटे की कहानी को कह सकते हैं चुनौती देता है। अच्छा, क्या कहता है वो विश्लेषण? उनका कहना है कि अगर आप सिर्फ सामान गुड्स के व्यापार को देखेंगे तो शायद अमेरिका को घाटा दिखे, लेकिन अगर आप तस्वीर को बड़ा करें और उसमें सेवाओं का व्यापार भी जोड़ें, जैसे कि हजारों भारतीय छात्र जो अमेरिका में पढ़ाई के लिए भारी फीस देते हैं, अमेरिकी कंपनियों को भारत से मिलने वाला आईटी और डिजिटल सेवाओं का काम, अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश और उससे होने वाली कमाई, रॉयल्टी भुगतान और यहां तक कि भारत द्वारा अमेरिका से खरीदे जाने वाले हथियार, इन सब को मिला दिया जाए तो कहानी उलट जाती है। जीटीआरआई का अनुमान है कि तब अमेरिका का भारत के साथ घाटा नहीं बल्कि 35 से 40 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। मतलब जिसे अमेरिका घाटा बता रहा है वो असल में फायदा हो सकता है अगर हिसाब किताब का तरीका बदल दिया जाए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि व्यापार घाटा एक बहुत ही सीमित और कई बार भ्रामक आंकड़ा हो सकता है। हाँ, ये तो है। आप किन चीजों को गिन रहे हैं और किन को नहीं, इससे पूरी तस्वीर बदल सकती है। और ये बहस का एक बड़ा मुद्दा है कि दो देशों के बीच आर्थिक संबंधों की सेहत को मापने का सही पैमाना क्या होना चाहिए। सही बात है। सिर्फ चीजों का आना जाना देखना शायद काफी नहीं है, खासकर आज की दुनिया में जहां सेवाएं, निवेश, ये सब इतना महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। तो ये तो हुई आंकड़ों की बाजीगरी या कहें कि अलग अलग नजरिए की बात। अब आते हैं मौजूदा स्थिति पर। ये जो नरमी की घोषणा हुई, इसके बाद तत्काल क्या असर दिखा है? पहला असर तो बाजार पर तुरंत दिखा। जैसे ही ट्रंप के ट्वीट और फिर मोदी के जवाब की खबर आई, भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई और वो 0.5% से ज्यादा चढ़ गया। अच्छा, ये दिखाता है कि बाजार इस तनाव को लेकर कितना चिंतित था और नरमी की खबर से उसे कितनी राहत मिली। और कुछ? इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि दोनों देशों के व्यापार अधिकारी इसी महीने यानी सितंबर में मिलने वाले हैं ताकि इन व्यापारिक बाधाओं को दूर करने पर ठोस बातचीत हो सके। अच्छा, तो बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है? जी हाँ, कम से कम ऐसा दिख तो रहा है। लेकिन क्या ये मान लेना चाहिए कि अब सब ठीक हो गया? मतलब क्या ये नरमी टिकाऊ होगी या ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है? यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, जैसा कि एमके ग्लोबल की अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने भी कहा है, ट्रंप के साथ डील करते हुए सिर्फ बयानों पर भरोसा करना काफी नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहा है। बिल्कुल, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या वाकई कोई ठोस समझौता होता है, क्या जमीन पर कुछ बदलता है। ये नरमी एक अच्छी शुरुआत जरूर है, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है। अगर हम थोड़ा दूर का सोचें तो इस रिश्ते का भविष्य किन बातों पर निर्भर करेगा लंबी अवधि में? देखिए, लंबी अवधि में देखें तो अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत अहम है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए। हाँ, चीन वाला फैक्टर। जी, जैसा हमने पहले बात की, क्वाड के जरिए दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से अमेरिका के लिए भारत को नाराज करना रणनीतिक रूप से महंगा पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ व्यापार जैसे मुद्दों पर दोनों के हितों में टकराव भी हैं। हाँ, वो तो है ही। तो सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी को कैसे बनाए रखता है और अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। ये संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। क्या दोनों देश एक ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जहां उनके आर्थिक मतभेद उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हावी ना हो? ये देखना होगा। ये मेलमिलाप महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ये रिश्ता अभी भी नाजुक है और इसे बहुत सावधानी से संभालने की जरूरत होगी। तो इस पूरी उथल पुथल का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि हमने अमेरिका भारत संबंधों में एक बड़ा नाटकीय मोड़ देखा है। हाँ, महीनों का तनाव, तीखी बयानबाजी, आर्थिक दबाव और फिर अचानक बातचीत और दोस्ती की बातें। जी। और इसके पीछे आर्थिक मजबूरियां भी हैं और भू राजनीतिक समीकरण भी। हाँ, तात्कालिक तौर पर तनाव जरूर कम हुआ है और ये दोनों पक्षों के लिए राहत की बात है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे वो व्यापार घाटे की परिभाषा और उसका समाधान कैसे हो, रूस जैसे देशों के साथ भारत के संबंध और बाजार खोलने का दबाव, उन पर अभी ठोस प्रगति होनी बाकी है। असली चुनौती ये होगी कि क्या दोनों देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों को साधते हुए एक स्थायी और व्यावहारिक संतुलन बना पाते हैं या नहीं। आने वाले महीनों में जो बातचीत होगी वो इस रिश्ते की दिशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल। और अंत में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जी। इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भू राजनीति ने नेताओं के रुख को प्रभावित किया।
अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका और भारत दोनों ही देशों के अपने घरेलू राजनीतिक कारक, जैसे कि मान लीजिए आने वाले चुनाव या आंतरिक आर्थिक दबाव या बदलता जनमत, आने वाले समय में इस महत्वपूर्ण रिश्ते को किस तरह से आकार दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और क्या कोई ऐसी अप्रत्याशित वैश्विक या क्षेत्रीय घटना हो सकती है? शायद कोई नया संघर्ष छिड़ जाए, कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए या कोई बड़ी तकनीकी क्रांति हो जाए जो इस पूरे समीकरण को एक बार फिर से उलट-पुलट कर दे। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर नजर बनाए रखना दिलचस्प होगा।